आज के इस गहन विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज का विषय बेहद तकनीकी है, लेकिन समान रूप से रोमांचक भी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो हार्डवेयर डिजाइन और इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही कहा। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो गेटिंग स्टार्टेड विद LT स्पाइस नामक एक काफी विस्तृत गाइड है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई भी डिजाइनर वास्तविक हार्डवेयर बनाने से पहले ही कंप्यूटर पर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनों का परीक्षण कर सकता है। हाँ, और ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो जटिल चीजों को बहुत आसान बना देता है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक मजाकिया कहावत है कि हर चिप के अंदर एक मैजिक स्मोक या जादुई धुआं होता है, और अगर सर्किट गलत बन गया तो वो धुआं बाहर निकल आता है और चिप खराब हो जाती है। जो कि असल में बहुत निराशाजनक होता है। एकदम। तो LT स्पाइस एक ऐसा टूल है जो उस धुएं को स्क्रीन के अंदर ही सुरक्षित रखता है, बिना किसी चीज को जलाए या तोड़े। एक सर्किट को स्क्रीन पर काम करते देखना वाकई अद्भुत है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये LT स्पाइस अपने मूल रूप में क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। अगर हम इसके बुनियादी रूप को देखें तो LT स्पाइस एक हाई परफॉर्मेंस स्पाइस सिमुलेटर है। स्पाइस यानी सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। सही। हाँ बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से स्कीमेटिक कैप्चर और वेवफॉर्म व्यूअर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। स्कीमेटिक कैप्चर वह जगह है जहां सर्किट का डिजिटल नक्शा बनाया जाता है, और वेवफॉर्म व्यूअर एक वर्चुअल ऑसिलोस्कोप की तरह काम करता है, जहां वोल्टेज और करंट को समय के साथ बदलते हुए देखा जा सकता है। सही कहा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो एनालॉग सर्किट डिजाइन में बिना सिमुलेशन के काम करना आज के समय में लगभग असंभव है, क्योंकि जब एक PCB या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाता है तो उसमें हफ्तों का समय लगता है और काफी पैसा भी। और अगर उस डिजाइन में एक छोटी सी भी गलती हो, जैसे किसी रेजिस्टर की वैल्यू गलत हो, तो पूरा का पूरा बैच खराब हो सकता है। ये बात पूरी तरह से समझ में आती है, क्योंकि हार्डवेयर में कंट्रोल सेट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक बार बोर्ड प्रिंट हो गया तो वो हो गया। ये टूल उस गलती को फैब्रिकेशन से पहले ही पकड़ लेने का मौका देता है। इस गाइड में LT स्पाइस को चुनने के जो प्रमुख कारण बताए गए हैं वे भी काफी दिलचस्प हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये टूल पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ, एनालॉग डिवाइसेस द्वारा विकसित ये टूल बिल्कुल मुफ्त है। आमतौर पर इस तरह के EDA टूल्स के लिए कंपनियों को लाखों रुपए के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन इसे कोई भी बिना किसी लागत के डाउनलोड कर सकता है। और मुफ्त होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कमी है। एनालॉग डिवाइसेस ने इसे मुफ्त इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर उनकी अपनी एक विशाल कंपोनेंट लाइब्रेरी मौजूद है। मतलब उनके जितने भी विशिष्ट मॉडल हैं वे सब पहले से लोडेड होते हैं। हाँ, तो जब एक इंजीनियर नया प्रोडक्ट बना रहा होता है तो वो सीधे उनके मॉडल्स का उपयोग करके देख सकता है कि वे असल दुनिया में कैसा प्रदर्शन करेंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट इकोसिस्टम है। और इसके अलावा इसका प्रदर्शन भी बेहतरीन है। ये बहुत ही जटिल सिमुलेशन को भी उच्च सटीकता और गति के साथ संभाल सकता है। साथ ही इसका इंटरफेस शुरुआती लोगों के लिए उपयोग में आसान है, लेकिन उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली है। तो चलिए बात करते हैं कि इस डिजिटल लैब में अपना पहला कदम कैसे रखा जाए। गाइड के मुताबिक इंस्टॉलेशन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ये विंडोज और मैक OS के लिए उपलब्ध है। और जो लोग लिनक्स पर काम करना पसंद करते हैं वे इसे वाइन जैसे कंपैटिबिलिटी लेयर्स के जरिए चला सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद असली मजा शुरू होता है, पहला सर्किट बनाने के साथ। गाइड में एक RC लो पास फिल्टर बनाने का उदाहरण दिया गया है, जो कि बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सर्किट है। और यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब कोई नया स्कीमेटिक खोलता है तो LT स्पाइस का वर्कफ्लो किसी सामान्य सॉफ्टवेयर जैसा नहीं लगता। हाँ, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल, ये गेम खेलने जैसा है जहां सब कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट से होता है। कीबोर्ड पर R दबाने से माउस कर्सर पर एक रजिस्टर आ जाता है और C दबाने से कैपेसिटर मिल जाता है। ये इतना तेज है कि डिजाइनिंग का फ्लो बिल्कुल नहीं टूटता। फिर F2 दबाने से कंपोनेंट लाइब्रेरी खुलती है जहां वोल्टेज सर्च करके वोल्टेज सोर्स रखा जा सकता है। और इन सबको जोड़ने के लिए F3 दबाकर वायर टूल का उपयोग किया जाता है, जिससे रेजिस्टर को कैपेसिटर से और कैपेसिटर को ग्राउंड से जोड़ा जाता है। ग्राउंड की बात करें तो गाइड इस पर बहुत जोर देती है। G दबाकर ग्राउंड सिंबल जोड़ना ये बहुत जरूरी है। अक्सर शुरुआती लोग इसे भूल जाते हैं। सर्किट पूरा करने के लिए ग्राउंड नोड का होना आवश्यक है, क्योंकि SPIC इंजन नोडल एनालिसिस पे काम करता है। मतलब उसे एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है जिसे 0 वोल्ट माना जा सके। बिल्कुल सही।
ग्राउंड के बिना वो गणितीय मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हो सकता और सॉफ्टवेयर एरर दे देगा। ये एक शानदार तकनीकी नजरिया है। अब सर्किट तो बन गया, लेकिन उसमें वैल्यू सेट करनी होगी। तो इस सब का क्या मतलब है? गाइड के उदाहरण में बहुत ही विशिष्ट मान दिए गए हैं। रेजिस्टर के लिए 1 किलो ओम और कैपेसिटर के लिए 1 माइक्रोफेराड। और वोल्टेज सोर्स को 5 वोल्ट डीसी का पल्स दिया गया है। जब 1 किलो ओम और 1 माइक्रोफेराड को साथ रखा जाता है तो वे एक टाइम कांस्टेंट बनाते हैं जिसे टाउ कहते हैं, जो ये तय करता है कि कैपेसिटर कितनी तेजी से चार्ज या डिस्चार्ज होगा। एकदम सही। और अब जब सब सेट हो गया है तो सिमुलेशन चलाने की बारी आती है। इसके लिए मेन्यू बार में सिमुलेट पर जाके एडिट सिमुलेशन कमांड चुनना होता है, जहां हम ट्रांजिएंट विश्लेषण चुनते हैं और स्टॉप टाइम 1 सेकंड सेट करते हैं। और फिर स्क्रीन के ऊपर वो दौड़ने वाले आदमी का आइकन, रनिंग मैन आइकन, उस पे क्लिक करते ही या कंट्रोल और आर दबाते ही सिमुलेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है वेव फॉर्म व्यूअर का खुलना। जैसे ही सिमुलेशन पूरा होता है एक ग्राफ खुल जाता है। और जब उस नोड पर क्लिक किया जाता है जहां रेजिस्टर और कैपेसिटर मिलते हैं तो माउस कर्सर लाल रंग की प्रोब में बदल जाता है और क्लिक करते ही ग्राफ पर एक खूबसूरत कर्व बन जाता है। ये वेवफॉर्म कैपेसिटर के पार वोल्टेज को दर्शाता है, जो स्पष्ट रूप से लो पास फिल्टर के व्यवहार को दिखाता है। डिजाइन को इस तरह काम करते देखना बहुत संतोषजनक होता है। लेकिन हमेशा सब कुछ पहली बार में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए सिमुलेशन को सफल बनाने के लिए कुछ टिप्स भी हैं। सबसे पहली टिप है सभी कनेक्शनों की दोबारा जांच करना। क्योंकि कई बार तार एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे होते हैं लेकिन जुड़े नहीं होते। जब तक वायर जंक्शन पर छोटा सा नीला डॉट नहीं आता, वे जुड़े हुए नहीं माने जाते। इसे फ्लोटिंग नोड की समस्या कहते हैं। इसके अलावा स्पष्टता के लिए कंपोनेंट्स और नोड्स पर वर्णनात्मक लेबल लगाना बहुत जरूरी है। जैसे 5 वोल्ट ऑडियो आउट लेबल लगाना, ताकि बड़े डिजाइन्स को आसानी से पढ़ा जा सके। और जटिल सर्किटों का एक साथ नहीं बल्कि छोटे-छोटे हिस्सों में इंक्रीमेंटल परीक्षण करना चाहिए। इससे एक अहम सवाल उठता है कि क्या ये केवल शुरुआती सर्किट के लिए है? बिल्कुल नहीं, इसके उन्नत फीचर्स इसे एक शक्तिशाली टूल बनाते हैं। जैसे विभिन्न विश्लेषण के विकल्प, एसी विश्लेषण जहां हम फ्रीक्वेंसी के साथ सर्किट को देखते हैं, और डीसी स्वीप या पैरामेट्रिक स्वीप। पैरामेट्रिक स्वीप बहुत काम का है, जहां एक साथ कई वैल्यूज के लिए सिमुलेशन चलाया जा सकता है। इसके अलावा ये बिल्ट इन फंक्शन के जरिए शोर या नॉइस विश्लेषण भी कर सकता है। और तापमान पर निर्भर मॉडल का उपयोग करके थर्मल प्रभावों का सिमुलेशन भी। हाँ, क्योंकि तापमान बदलने से सेमीकंडक्टर्स का व्यवहार बदल जाता है। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इसकी डिजिटल क्षमताएं भी कमाल की हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से एनालॉग के लिए है, लेकिन लॉजिक गेट्स का उपयोग करके साधारण डिजिटल सर्किट भी सिमुलेट किए जा सकते हैं। और यूजर्स कस्टम मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्ट इन सिंबल एडिटर से कस्टम सिंबल बना सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्टिंग का उपयोग किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने पर काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। और मल्टी कोर प्रोसेसर पर गति बढ़ाने के लिए मल्टी थ्रेडेड सिमुलेशन भी चलाया जा सकता है। अंत में परिणामों को टेक्स्ट या इमेज के रूप में निर्यात भी किया जा सकता है। चर्चा को समेटते हुए ये याद दिलाना जरूरी है कि एलटी स्पाइस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि विचारों को बिना किसी जोखिम के हकीकत में बदलने का एक कैनवास है। और इसके लिए अनगिनत ऑनलाइन फोरम और ट्यूटोरियल मौजूद हैं। जो लोग कुछ नया सीख रहे हैं या किसी तकनीकी विषय में खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, उनके लिए यह जानकारी अत्यधिक मूल्यवान है। ये ज्ञान जटिल जानकारी से अभिभूत हुए बिना स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करता है। इस पूरी चर्चा और गाइड के तकनीकी पहलुओं को समझने के बाद एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। गाइड में बताया गया है कि एलटी स्पाइस सांख्यिकीय विविधताओं का विश्लेषण करने के लिए मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का समर्थन करता है। हाँ, जो कि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि अगर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सांख्यिकीय विविधताओं और थर्मल प्रभावों की इतनी सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो क्या भविष्य में हार्डवेयर इंजीनियरिंग का ऐसा दौर आएगा जहां वास्तविक दुनिया में सर्किट बनाने से पहले फिजिकल प्रोटोटाइप की जरूरत ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या सब कुछ केवल डिजिटल रूप में ही परखा जाएगा? बिल्कुल। क्या हम पूरी तरह से डिजिटल टेस्टिंग पर निर्भर हो जाएंगे? श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और नई तकनीकों का अन्वेषण करते रहें।